वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने क्रांति देखी, रशियन क्रांति, सोवियट्स मैंने आपको बताया, अप्रैल थीसिस की हमने उसमें बात की थी। उसी सीरीज में आगे चलते हैं। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, देखते हैं उन दिनों क्या चर्चा चल रही थी रूसी साम्राज्य में, रशिया का क्या रोल था। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है। 14 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। ये लाइन अंडरलाइन कर देनी चाहिए मुझे। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दो गठबंधन है, उनके आपस में लड़ाई हो गई, इतना याद रखिए। देखिए ये चैप्टर्स जो हैं सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स मैंने कहा आपको बयान के रूप में एक के बाद एक इवेंट, घटनाएं, इंसिडेंट यहाँ होते रहेंगे। उसी सीरीज में अपन ध्यान करेंगे इनका, ठीक है। एक खेमे में कौन है, एक जगह कौन कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की केंद्रीय शक्तियां थी, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। दूसरी तरफ कौन है? दूसरे खेमे में फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में जुड़ गए। तो क्या इस तरह से ध्यान में रहेगा आप लोगों को? बिल्कुल रहेगा। मैंने ये कर दिया है येलो, ये दो खेमे हो गए। एक में कौन है याद रखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये सेंट्रल पावर्स हो गई। दूसरी तरफ कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, बाद में इटली और रोमानिया भी ऐड हो गया। बस इतनी सी बात। अब क्या हुआ, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, कब्जा कर रखा था। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। फैल क्यों गया? सोचना पड़ेगा कि जो मेरे मित्र हैं वो मेरे साथ लड़ेंगे और जो दूसरी वाली पार्टी के हैं इधर वाले वो इनके साथ लड़ेंगे। तो मित्र देश अपने आप हो गए खेमे में मट गए कि हम तो रशिया की साइड है, हम ब्रिटेन की साइड है। तो उस समय हम किसकी साइड हो गए आप समझ ही सकते हैं, ब्रिटेन की साइड होना पड़ेगा। इसी युद्ध को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी को कहते हैं। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। आगे जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, ये युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने क्या किया कि डिगुमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, अपने मन की करने लग गया ये। उसके प्रति फिर क्या हुआ, जन समर्थन जो पब्लिक उसको बीच में चाहने लगी थी वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। जन समर्थन धीरे धीरे कम हो गया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। इनका पड़ोसी है तो इनके प्रेम भी था थोड़ा सा, और अब क्या हुआ, जर्मनी विरोधी हो गए, भावनाएं दिनों दिन कम होने लग गई। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रैड रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग बोलोगे तो ये जर्मन भाषा से है, इसलिए क्या नाम कर दिया इसका, पेट्रोग्रैड। पेट्रोग्रैड चला गया रशियन भाषा में। ओके। जारीना कौन है? जार की वाइफ है, महारानी है रशिया की। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रा। ये कहाँ की है? जर्मन मूल की है। और आगे क्या दिक्कत है? उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुटिन नाम का एक तांत्रिक है, सन्यासी, ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। क्योंकि ये जो अलेक्जेंड्रा हैं यहाँ की महारानी, ये रास्पुतिन के कहने में चलती हैं, और जो ये अपने पति को, जार को जाके कह देती हैं, जार वही काम कर देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ के पीछे कौन है दिमाग लगाने वाला? रास्पुतिन। रास्पुतिन अलेक्जेंड्रा को भरता है, अलेक्जेंड्रा अपने पति को जाके कह देती है। तो ये कहानी इस जगह की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। यानी अगर पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा आप देखेंगे तो दोनों के नेचर में, स्वभाव में, कैरेक्टर्स दोनों तरफ की लड़ाइयों के अलग अलग आपको मिलेंगे। देखिए जो जैसा हमको दिया गया है चैप्टर, उसी सीरीज में मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करने की, समझने की कोशिश कीजिए।
समझ जाएंगे तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इतिहास जो है ये घटना प्रधान है, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, यानी किसका पश्चिम? रशिया का। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था, काफी दूर तक पहुंच गई थी। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, यानी हार हो रही थी रशिया की। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। देखिए, सैनिकों का मनोबल कौन बढ़ाता है? या तो सरकार हो, या कमांडर्स हो, या पीछे से जोश हो। भले ही उनके पास हथियार, गोलाबारी, टैंक, तोप ना हो, लेकिन मनोबल गिर गया तो वो फौज भी फेल होती देखी गई है। आगे चलते हैं। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 14, 15, 16 के साल की बात कर रहा हूं मैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशिया की सेना हार गई बहुत बुरी तरह। 1917 तक 70 लाख लोग रशिया के मर गए। पीछे हटती रशिया की फौजों ने रास्ते में पड़ने वाली, क्या करना पड़ता है, फसलें और इमारतों को, बिल्डिंग्स को भी तोड़ना, जलाना, खत्म। मतलब इनको क्या है, खड़ी फसल है उसको आग लगा दो। अच्छा खासा बना बनाया मकान है, बिल्डिंग है, उसमें आग लगा दो। ऐसा क्यों करते थे? ताकि दुश्मन की सेना वहां आराम नहीं कर पाए, टिक नहीं सके, खाना नहीं खा सके, पानी नहीं पी सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। कॉमन सेंस से सोचिए, जब खड़ी फसल या खाद्यान्न जला दिया जाएगा, ये सोच के कि आने वाली फौज को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बात ठीक है। लेकिन अभी जो आबादी, आपकी रशियन आबादी इस क्षेत्र में रह रही है, वो कहाँ जाएगी? कुएं में पीने का पानी वो नहीं पी पाए तो आपने जहर तो मिला दिया। लेकिन जरा सोचिए कि वहां के आदमी उस पानी को पीने लायक समझेंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो कहाँ से पानी आएगा? तो ये क्या इनकी हैसियत रह गई। अब जो पीछे बची आबादी वो शरणार्थी बन गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये युद्ध की विभीषिका है, युद्ध के खतरे हैं। देख लीजिए, फसलें खुद ने खुद के हाथ से जला दी, इमारतें जहाँ पे फौज रुक सकती है वो जला दी, खत्म कर दिया सब कुछ। सब कुछ पीछे तो हटते जा रहे हैं, लेकिन बर्बादी करते जा रहे हैं। अब ये हालात हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया कि ना तो सरकार हमारे काम की है, ना जार हमारे काम का है। देखिए, जब सिपाहियों का मनोबल डाउन 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 होता है तो सिपाही युद्ध हार जाते हैं, तंग आ गए कि इस लड़ाई का निकलेगा क्या रिजल्ट और हमें क्या मिलेगा। अब वे आर पार लड़ना भी नहीं चाहते थे। युद्ध से लोगों के उद्योग धंधों पे, खेती बाड़ी पे बहुत ही बुरा असर होता है और यहाँ पर भी आने लग गए रिजल्ट्स। खेती बाड़ी खड़ी जला रहे हैं आप, क्या मतलब उसका रीजन क्या है? रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी कुछ नहीं के बराबर थे, जो कुछ थे छोटे मोटे वो भी बंटाढार हो गए, और बाहर से जो माल आता था वो भी रुक गया। क्योंकि बाल्टिक समुद्र में क्या है, जिस रास्ते से यहाँ से सामान आता था, विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। जो बाल्टिक सी वाले एरिया आप देखेंगे नक्शे में, उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। यूरोप से जो भी पानी के जहाज़ों से सामान आता था वो आना बंद हो गया। भाई, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका फायदा यहाँ तक पहुँच रहा था, वो भी बंद हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा। बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण अब तेजी से बेकार होने लगे। देखिए, एक लिमिट तक उपकरण काम करेंगे, उसके बाद उनकी अपने को रिपेयर और मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। फौजी उपकरण बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस मांगते हैं, अगर उनके औजार यानी कि पार्ट्स अगर नहीं मिलेंगे तो वो बेकार है। लड़ने को हमें फौजियों को गोलियां, बारूद, पूरी यूनिफॉर्म सब कुछ उपलब्ध कराना पड़ता है, रसद, खाना पीना। फौज को भी दो और आपकी सिविल आबादी को भी देना पड़ता है। तो सिविल आबादी के लिए आपने क्या किया, जो फसलें तैयार होती भी
वो तक आग के हवाले कर दी। जो बिल्डिंग इमारतें थी जिनमें पब्लिक रहती, वो भी आपने जला के खाक कर दी। तो अब पब्लिक की तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इसी वजह से दोनों एक अलोकप्रिय हो गए। ना तो सरकार ना तो जार लोगों को अब नहीं सुहा रही। सिपाही खुद तंग है कि इस लड़ाई को लड़के हमें क्या मिलेगा। खुद का मनोबल टूट चुका है, सेना टूट चुकी है, बाहर से जो सामान आता था उसका आना बंद हो गया है। तो कंडीशंस इतनी खराब हो गई हैं यहाँ पे कि आप खुद देखिए। देखिए आप भी समझेंगे कि रेलवे लाइन की रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है, ये भी चटकने लग गई। ट्रेन्स का आना जाना भी अब बंद हो जाएगा। और जो अच्छी सेहत के मर्द हैं उनको भी कह दिया तुम लड़ने जाओ, तुम छोड़ो काम। देश भर में अब क्या होगा, मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स बंद होने लगी, ठप होने लगी। कि जब आप लड़कों को लड़ने के लिए जबरदस्ती फौज में भर्ती करेंगे तो पीछे काम कौन करेगा। काम छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो होते थे वो भी बंद हो गए। अब लो भाई, ना तो एग्रीकल्चर है, ना उद्योग धंधे हैं, ना ही कृषि कार्य करने वाले बच्चे, और ना ही आपके उद्योगों को चलाने वाले बच्चे, ना ही रिपेयर मेंटेनेंस करने वाले बच्चे। और उधर युद्ध में गए हुए सैनिकों को हर चीज आपको भेजनी है, कहाँ से भेजोगे जरा सोचिए। यहां इनके लिए क्या हुआ, लड़ने जाना आसान था, रुपए में 5 पैसे भी मनोबल नहीं है, लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, अंदर से ही जान नहीं है कि हम लड़ें क्यों, और हमें लड़ाई करके इस लड़ाई से मिलेगा क्या। तो ये हालात हो गए यहाँ के। अब ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए आपको भेजना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि फौज तो फौज है, इनको तो रसद आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी और वो अब हो नहीं रही है। एटलीस्ट खाना ये तो भेजना ही पड़ेगा, कॉफी, चाय, दवाइयाँ, कपड़े, बहुत सी जरूरत है। शहरों में रहने वालों के लिए एक मुश्किल नई खड़ी हो गई, रोटी और आटे की दिक्कत तो होनी है। क्योंकि जब खेतों में काम करने वाले ही नहीं रह रहे, वो ही फौज में भर्ती हो गए, जबरदस्ती बुला लिया गया, तो पीछे तो दिक्कत होनी है। और केवल गेहूं और यही सब थोड़ी है, सब्जी भी तो है, फल भी है, कई चीजें हैं। कुछ भी नहीं है, मुश्किल हो गई। 16 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। और यहाँ रोटी का मतलब ब्रेड है ना, तो बेकरीज पे लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई। यानी कैसा माहौल हो गया, एक तो ये दिक्कत हो गई, दूसरी क्या हो गया, आम लोग त्रस्त हो गए। आम जनता एक तो जार से पहले ही नाराज चल रही थी, आम जनता परेशान हो रही है। युद्ध की विभीषिका हमने देखी है। आइए देखते हैं पेट्रोग्रेड में क्या हुआ। फरवरी क्रांति हुई। 1917 की सर्दियों की बात है। राजधानी पेट्रोग्राड की हालत अभी बहुत खराब है। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों को क्या दे दिया, क्वार्टर रहने को, और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। ये हिसाब देख के इन्होंने, ऐसा लगता है, नक्शा बनाया होगा क्या किया था। बाएं किनारे पर आपके फैशनेबल लोगों को क्या किया, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। विंटर पैलेस जिसमें जार रहता है। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी साइड था, इन्हीं की साइड। तो फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, दिक्कत हो रही है। वो तो पूरे देश में हो रही है दिक्कत, और स्पेशली गरीब तबके को ज़्यादा होगी। किसान मजदूर जो रोज अपने कमाता है खाता, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ, और सर्दी है कि सर्दी है तो है, कुछ ज़्यादा ही पड़ी इस बार। तो भीषण कोहरा, बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है। संसदीय प्रतिनिधि क्या चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार डुमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध भी कर रहे थे। अंदर ही अंदर राजनीति ये वाली चल रही है।
अब हुआ क्या, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी। मालिक ने कहा कि मैं काम नहीं कराना चाहता हूं, बंद करवा। कौन सा समय है, 22 फरवरी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों ने, मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। बहुत सारे कारखाने इस हड़ताल के चक्कर में बंद हो गए और इसका नेतृत्व अब की बार औरतें कर रही हैं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी हमने नाम दे दिया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेस्की प्रॉस्पेक्ट तक आ गई। महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी ब्रेड को लेके महिलाओं को होती है कि घर में बच्चे भी हैं, उनको संभालो। अगर पति या भाई या कोई फौज में चला गया लड़ने के लिए तो वो तो काम वो भी इनके ऊपर आ गया, बुजुर्गों को संभालने का, प्लस घर के भी काम करो, प्लस ये भी व्यवस्था देखो कि ब्रेड की लाइन में लगो। तो दंगे होना अब कॉमन बात हो गई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कितनी खराब परिस्थितियां हैं महिलाओं के लिए, फिर भी क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। इस समय क्या था, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस कार्यक्रम को ना तो संगठित कर रही थी ना संचालित कर रही थी। ये महिलाओं के हाथों में ये क्रांति, अभी ये जो हो रहा है अभी तक हमने इधर देखा, ये सारा जो प्रोग्राम महिलाओं के हाथों में था। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो क्या हुआ, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर इकट्ठा होने लग गए। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। आगे क्या हुआ, अब आ गया संडे। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी जो इनका सदन है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लग गए, पॉलिटिकल। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठे हो गए, नदी है उसके बाएं तट पे। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके तहस नहस कर दिया। पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस के ऑफिस सब जला जलू दिए। इस तरह का आलम हो गया। क्या कारण है, वापस हम वहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाना, ये सब कॉमन बात हो गई। देखिए, जब ये वीडियो हमने शुरू किया था मैंने आपको सबसे पहले बताया था महंगाई बढ़ गई। जो वस्तुएं पहले 100 रुपए में आती थी वो 120 में आने लग गई। तो उसको 20 रुपए अरेंज करना बड़ा भारी काम, ऐसा नहीं हो सकता। 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा है, ऐसा सीन था यहाँ पे। अब इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों को देखिए, इन्होंने क्या कहा, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी, क्योंकि मैंने कहा जाग गए थे, ये जागृति आ चुकी है। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी। किसने, सिपाहियों ने, फौज के, और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। हड़ताली मजदूर तो हैं ही हैं, लेकिन आम जनता पूरी तरह से, महिलाएं, अगर पुरुष हैं वो भी परेशान हैं इनकी नीतियों से, मिसमैनेजमेंट। उस वक्त क्या हुआ, उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए। कहाँ पे, जहाँ अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, यानी सदन की बैठक जहाँ होती थी, वहाँ किसान और जो बचे कुछ मजदूर हैं वो इकट्ठे हुए। अब इसी बात से कि सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद या यूनियन का गठन करने के हिसाब से इसी इमारत में जमा हुए। किस में, जहां पर ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हो गया।
अगली सुबह क्या हुआ, अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसको कहा कि राजगद्दी छोड़ दो, और उसने कमांडरों की बात मान भी ली हाथों हाथ, और 2 मार्च को गद्दी छोड़ भी दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार यानी कुछ समय के लिए बना ली। इंटरिम कुछ समय के लिए होती है, टाइम पीरियड के लिए वो बना डाली, परमानेंट नहीं है। और ये तय किया गया कि रूस का फ्यूचर के बारे में फैसला लेने की जिम्मेवारी किसको दे दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को दे दो, और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सारे बड़े जो एडल्ट हैं पूरी रशिया में वो वोट डालेंगे, उसके बेस पे ये लोग चुनकर आएंगे, ये संविधान लिखने का काम करेंगे। ये जो सभा सेलेक्ट होगी, ये इलेक्ट होगी, ये लोग। फरवरी 17 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में था। इसका मतलब बहुत प्यार से ये क्रांति हो गई। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले रोटी, अराजकता, जार का ऑटोक्रेटिक रूल, गैर जिम्मेवाराना व्यवहार, नाम बदल जाना, सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्राड हो जाना। सोवियत, यहां पे अगर हम ऐसे बोलते हैं सोवियत, इसका मतलब मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा यूनियन। इस तय को इंग्लिश में टी बोलेंगे तो सोवियत हो जाएगा, वो सोवियत भी बोल लीजिए। परिषद का गठन हुआ, जैसे ये बात हुई यहाँ पे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है वो कैसे चुनी जाएगी, सार्वभौमिक, सब जने वोट डालेंगे। फरवरी 17 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में आ गया था। यानी मेरे को इशारा करने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो मजदूर कृषक वर्ग है, फौजी, सबसे बड़ा मैं उनको सलाम करता हूँ कि अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया। सलाम है उनको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री में एक के बाद एक आपको डेट्स आती रहेंगी, फैक्ट आते रहेंगे, तथ्य आएंगे, उनको समझिए, याद करने की कोशिश कीजिए। So with this, I wish you a good luck and thank you.